जब भी आप अपने आसपास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसकी लेने की आपकी इच्छा होती है लेकिन पैसा आपके पास नहीं होता, फिर आप सोचते हैं एक दिन कमाकर ये सपना जरूर पूरा करूंगा। तो आज की बुक समरी आपके इसी सपने को पूरा करने में मदद करने वाली है। तो मैं ऑफिशियल वत्स एक बार फिर हाजिर हूं एक नई बुक समरी के साथ। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी सुनेंगे जिसके ओर लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। तो हेडफोन लगाइए और खो जाइए। चलिए सुनते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी, अर्थात कोई मूर्ख नहीं है। लेखक बताते हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है वह फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने, गेम खेलने में खर्च कर देते हैं, और जब इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। क्या ऐसे लोगों को लॉटरी का टिकट खरीदना चाहिए? वो लोग कहते हैं कि जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा हमारे खर्चे हैं, तो हम सेविंग कैसे करें? अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट खरीदते हैं। ये बात आपको मूर्खतापूर्ण लगेगी क्योंकि जिस चीज को कोई पाना चाहता है वह और किसी को आसानी से मिल जाती है। इसलिए ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूं वह आपको मूर्खतापूर्ण लगे और जो आप ले वह मुझे। सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, सबकी सोच भी, इसलिए कोई मूर्ख नहीं है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। हमारे जीवन में हमारे सफल होने में लक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेखक बिल गेट्स का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जब वह क्लास 10th में थे तो उनके स्कूल में कंप्यूटर था। बिल गेट्स लकी थे जो उन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। अगर वह उस स्कूल में ना होते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट ना होता। दूसरी तरफ लक के साथ साथ रिस्क भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है सफल होने के लिए, क्योंकि कई बार हम जोखिमों से बचने के लिए आसान रास्ता ढूंढते रहते हैं और उतना सफल नहीं हो पाते जितना होना चाहिए था। चैप्टर 3, नेवर इनफ। इस चैप्टर में ऑथर बताते हुए कहते हैं कि आप कभी भी पैसे से संतुष्ट नहीं होंगे। करोड़पति बन जाएंगे तो अरबपति बनने के लिए परेशान रहेंगे। लेखक रजत गुप्ता का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वह 40 साल की उम्र में करोड़पति बन गए, लेकिन वह इतने पैसे से संतुष्ट नहीं थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिसे वर्षों तक बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गया। वह बोर्ड कमेटी में मिले सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइड ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। इसलिए पैसे से ज्यादा फैमिली और पीस को इंपॉर्टेंस दें। पैसे की भूख तो कभी नहीं मिटेगी और आपको चैन से रहने भी नहीं देगी। और इस बात को हम सभी को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि कई लोग अक्सर सिर्फ पैसे को ही इतना ज्यादा महत्वपूर्ण दे देते हैं जिससे उनका सारा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने में ही लग जाता है और अपने जीवन के सारे सुख, सारे अच्छाइयों को भूल करके अपने जीवन में हो रहे अच्छे बदलावों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए पैसा एक हद तक ही मायने रखता है। चैप्टर 4, मनी कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। वे स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वे बच्चे थे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वह 75 साल से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट उनकी स्किल को देना चाहिए उससे ज्यादा उनके समय को देना चाहिए। ऑथर एक एग्जाम्पल के जरिए वॉरेन बफेट को एक नॉर्मल इंसान से कंपेयर करते हैं। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वह 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ $9.3 मिलियन थी। वहीं एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अब अगर वह इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है, वह 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है। वह साधारण इंसान है तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ $11.9 मिलियन होगी। वहीं वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $86.5 मिलियन है। उसकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से 99% कम है।
समरी में कहा जाए तो यह कह सकते हैं कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ऑथर बताते हैं कि अमीर बनना जितना कठिन है उससे ज्यादा कठिन है अमीर बने रहना। अमीर बनने के लिए जितनी मेहनत हम करते हैं, बनने के बाद बहुत कम ही लोग उसे लगातार स्टेबल रख पाते हैं। यही वजह है कि 90% बिजनेस स्टार्ट होने के बाद कुछ सालों बाद बंद हो जाते हैं। बिजनेस, कैरियर और इन्वेस्टिंग सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक सरवाइव करना। वॉरेन बफेट अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रिसेशंस देखे, लेकिन वह पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्न आउट नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितने ही लुभावने डील छोड़नी पड़ी हो। इसलिए अगर आज आप इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उछालो तो जरूरी नहीं कि आप जीत ही जाओगे। उसी तरह जिंदगी के भी दो पहलू होते हैं, या तो हार या तो जीत। लेकिन अगर आप सिक्के को बार बार उछालोगे तो एक बार के लिए आपकी जीत संभव है। इसी तरह अगर आप किसी भी काम को बार बार करते रहेंगे तो एक ना एक बार आपकी जीत जरूर होगी। इसी तरह अगर आप एक बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो दोबारा से नई तरीके से ट्राई करो। ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए नेवर एवर गिव अप। चैप्टर 7 फ्रीडम। आजादी किसे पसंद नहीं होती। हर कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। असली कमाई उसे बोलते हैं जो आपको समय से आजादी दे। कई लोग पूरे जीवन भर पैसा कमाते ही रहते हैं, उनके पास खुद के लिए समय ही नहीं होता है। वे अपनी फैमिली के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और ना ही खुद के लिए। इसलिए काम ऐसा करें कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, ताकि आप अपने और अपनों के लिए समय निकाल पाएं। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। आज के समय लोगों को मटेरियलिस्टिक चीजों पर काफी ध्यान रहता है। जब हम किसी महंगी कार को देखते हैं तो उस कार की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उस कार के मालिक की कभी भी तारीफ नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ भी होगा। अगर मैंने कोई महंगी गाड़ी ले ली तो लोग भी मेरी गाड़ी के बारे में बात करेंगे, मेरे बारे में नहीं। इससे वे केवल दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ना भागें, बल्कि उन पैसों को किसी अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करें। इससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। वाहवाही से बचें और ग्रो होते रहें। चैप्टर 9 वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। शो ऑफ के जमाने में महंगी गाड़ी, सोने की चेन, आईफोन, ये सब अमीर होने का स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, जबकि असली वेल्थ किसी को दिखाई नहीं देती, जैसे प्रॉपर्टी, बिजनेस, सेविंग आदि। इसलिए कहते हैं कि अमीर बनिए। अमीर लेखक लिखते हैं कि 2000 के दशक के मध्य में लॉस एंजलिस में मैं था, जब भौतिक दिखावे को ऑक्सीजन के अलावा हर चीज पर प्राथमिकता दी जाती थी। यदि आप किसी को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो आप सहज रूप से मान सकते हैं कि कार का मालिक अमीर है। भले ही आप अमीर ना हो, लेकिन फिर भी उन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुझे इनमें से कुछ लोगों के बारे में पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि हमेशा ऐसा नहीं होता। कई लोग औसत दर्जे की सफलता वाले थे, जिन्होंने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कार पर खर्च किया। मुझे एक व्यक्ति याद है जिसका नाम रॉजर था। वह लगभग मेरे ही उम्र का था। मुझे नहीं पता था कि रॉजर ने क्या किया, लेकिन उन्होंने पोर्श गाड़ी चलाई, जो लोगों के लिए धारणा बनाने के लिए काफी थी। फिर एक दिन रॉजर एक पुरानी होंडा में आया। अगले सप्ताह भी वैसा ही, और उसके अगले सप्ताह भी वैसा ही। आपकी पोर्श कार का क्या हुआ? मैंने पूछ लिया। उन्होंने कहा, उनके कार ऋण पर चूक के बाद इसे वापस ले लिया गया था। शर्म का एक कण भी नहीं था। उसने ऐसा जवाब दिया जैसे वह खेल में अगला खेल बता रहा हो। उसके बारे में आपकी हर धारणा गलत थी। ऑथर बताते हैं कि लॉस एंजलिस जैसी जगह, जो कि ज्यादा तरक्की कर रही है, रॉजर जैसे लोगों से भरी हुई है जो कर्ज में डूब के दिखावे वाली प्रवृत्ति को अपनाते हैं। $1,00,000 की कार चलाने वाला कोई व्यक्ति अमीर हो सकता है, लेकिन उनकी संपत्ति के बारे में आपके पास एकमात्र डेटा बिंदु
यह है कि उनके पास कार खरीदने से पहले की तुलना में $1,00,000 कम है या फिर $1,00,000 अधिक कर्ज में हैं। आप उनके बारे में बस इतना ही जानते हैं। हम जो देखते हैं उसके आधार पर धन का आकलन करते हैं, क्योंकि वही जानकारी हमारे सामने होती है। हम लोगों के बैंक खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते, इसलिए हम वित्तीय सफलता मापने के लिए बाहरी दिखावे पर भरोसा करते हैं, जैसे कारें, घर, इंस्टाग्राम तस्वीरें। इसलिए हमेशा कभी बाहरी दिखावे के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सही मायने में तो हमें इन बाहरी दिखावों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए अगर आप सही में रिच बनना चाहते हैं। इंसान के व्यक्तित्व के बारे में जानकर ही आप असलियत में बता सकते हैं कि वह असली में कितना रिच है। चैप्टर 10 सेव मनी। आपने अपने आसपास बहुत सी कहानियां सुनी होंगी कि वह बहुत अमीर थे, लेकिन आज उनका खानदान कंगाल है। उनकी मुख्य वजह क्या रही होगी? मनी सेविंग। जो लोग पैसे भविष्य को ध्यान में रखकर खर्च करते हैं, उन्हें फ्यूचर में आने वाली अनवांटेड प्रॉब्लम से टैकल करने में आसानी होती है और अपने बच्चों को भी अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। चैप्टर 11 रीजनेबल और रैशनल। इस चैप्टर में लेखक बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा न तो दिमाग की सुननी चाहिए और न दिल की। परिस्थितियों के अनुसार हमें डिसीजन लेना चाहिए। हम कोई रोबोट नहीं हैं। ह्यूमन की यही खासियत उसे मशीन से अलग बनाती है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा रूल फॉलो करें, इसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जा सकता है। इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के हर चीज को अनुमान लगा करके ही करना चाहिए। चैप्टर 12 सरप्राइज। फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। हमें अनचाहे सरप्राइज मिल सकते हैं जिनकी हमें आशंका भी नहीं होगी। जैसे हमने कोविड में देखा, न जाने कितने लोगों की जॉब चली गई, न जाने कितने लोगों के पैसे शेयर मार्केट में डूब गए। जीवन सरप्राइज से भरा है। हमें अपनी सेविंग्स पर ध्यान देना होगा जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकें। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। आप कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बैकअप हमेशा रखिए। अगर मुझे वहां लॉस हो गया तो आगे क्या करूंगा? इसका जवाब आपके पास हमेशा होना चाहिए। कोई भी प्लान 100% वैसे वर्क नहीं करता जैसा हम सोचते हैं। अप डाउन लगे रहते हैं। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, कैश इज द किंग। इसलिए बुरे वक्त के लिए आपके पास कैश होना चाहिए। चैप्टर 14 यू विल चेंज। किसी लक्ष्य की कल्पना करना बेहद आसान और मजेदार है ना? यह हमें रोमांचित करता है, लेकिन समय के साथ हमारी प्रायोरिटी अपने गोल के लिए बदलती रहती है। डिस्ट्रैक्शन बढ़ते रहते हैं। सभी पॉइंट्स पर बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपके विचार बदलेंगे, अन्य लोगों से प्रभावित होंगे, आपके गोल बदल जाएंगे। इंपॉर्टेंट यही है कि पास्ट पर ध्यान दिए बगैर आप प्रेजेंट में जिए। इसलिए लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। चैप्टर 15 नथिंग इज फ्री। आपको सफल बनने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी ही। कुछ भी यहां फ्री नहीं है। पहले आप कुछ काम करके पैसे कमाइए, फिर उन पैसों से अपनी स्किल मजबूत करिए। पैसे से पैसा बनेगा, लेकिन शुरुआत आपको ही करनी होगी। तो देर किस बात की, शुरू हो जाइए। चैप्टर 16 यू एंड मी। सभी का समय अलग है। जरूरी नहीं जब सामने वाले के पास पैसे हों तब आपके पास भी हों। दूसरों द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट को खुद पर हावी ना होने दें। आपका गेम अलग है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। लेखक ने ऑप्टिमिस्टिक होने की बजाय पेसिमिस्टिक होने पर ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि अगर आप किसी से कहें कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है तो वह इस बात पर उतना ध्यान नहीं देगा जितना कि यह कहने पर कि आप खतरे में हैं। तब आपकी बात पूरी सुनेगा। लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में नई खोज करते हैं। चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। किसी भी चीज पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। बहुत बार हमें वो दिखाया जाता है जो वो चाहते हैं कि हम देखें और उससे उन्हें फायदा हो। इसलिए अपने काम को खुद चेक करें। किसी भी न्यूज पर भरोसा ना करें। इस बात पर लेखक बताते हैं कि कभी भी किसी अनवांटेड न्यूज से या फिर किसी इनसाइड ट्रेडिंग लीक से कभी भी आप अपने इन्वेस्टमेंट पर फर्क ना होने दें। कई बार मार्केट में बिजनेस प्लेयर्स कुछ न्यूज र्यूमर्स फैला करके आपके डिसीजन को मैनिपुलेट करते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। इसलिए हमेशा सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें।
चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। धीरे धीरे बुक की एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के बारे में बताने से पहले आपसे यही कहूंगा कि आपको अभी तक समरी सुन के कुछ नया सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारी मेहनत सफल हो और ऐसे ही ऑडियो बुक समरी आपके लिए लाते रहें। हाँ, अब लौट आइए अपने बुक की तरफ। इस चैप्टर में लेखक ने पिछले चैप्टर्स को समराइज कर दिया है। कुछ पॉइंट्स इस प्रकार हैं। हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, ईगो ना पालें, ऐसे डिसीजन लें जिनसे आपको शांति मिले, समय के महत्व को समझें, तुरंत डिसीजन लेने से बचें, दूसरों से कंपैरिजन करने से बचें, कभी हिम्मत ना हारें, फेलियर सक्सेस का ही पार्ट है, इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं, सेविंग्स पर ध्यान दें, अमीर बनने की कोशिश करें, दिखने की नहीं। चैप्टर 20 कन्फेशंस। युवाओं के लिए लेखक ने इस चैप्टर में कहा है कि अपने खर्चे को कम करें, इच्छाओं को बहुत बढ़ने ना दें, कर्ज लेने की आदत कम से कम डालें, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें। तो ये थी सदी की द मोस्ट पॉपुलर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। हालांकि ये समरी बहुत ही कंसाइज फॉर्म में थी, बहुत ही छोटे शब्दों में थी, लेकिन अगर आपको इस बुक को पूरा पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक जरूर अवेलेबल है। इसको आप खरीद के जरूर पढ़ सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से हर चैप्टर की एकदम मेजर जिस्ट यानी उसकी जो पूरी समरी थी कंसाइज फॉर्म में, उसे बताने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। बाकी ऐसे ही शॉर्ट स्टोरीज और बुक समरी ऑडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी इन बॉक्स सुनते रहें।